हे एवरीवन, सभी लोग का स्वागत है न्यू ईयर की न्यू एनिमे के अंदर। इस एनिमे का नाम है आई एम डूइंग माई बेस्ट टू मेक माई सेल्फ एट होम इन अनदर वर्ल्ड। ये किसी का ही एनिमे है तो तुम लोगों को काफी ज्यादा मजा आने वाला है, तो इस एपिसोड को जरूर से अंत तक देखना। तो अगर चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना और वीडियो को भी लाइक करना। तो चलो फिर एपिसोड 1 को शुरू करते हैं। एपिसोड 1 की शुरुआत में हम लोग एक लेडी को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा थकी हुई थी। दरअसल उसे अपने ऑफिस में काफी ज्यादा ओवर टाइम काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो काफी थकी हुई है। वो अब सीधा घर जाकर सोना चाहती है। वो अब जैसे घर पर आती है वो काफी थकी होती है, तो अब वो कहती है कि मैं सीधा सोने जा रही हूँ। वो आगे चली रही होती है लेकिन तभी वो गिर जाती है। वो अपनी बॉडी को मूव करने की कोशिश करती है लेकिन वो मूव नहीं कर पाती है। वो सोचने लगती है कि क्या मैं मर रही हूँ। वो अपना नाम बताती है, उसका नाम होता है मिडोरी आकित्सु और वो 27 ईयर्स की है। उसकी आंखों में से अब आंसू आ जाते हैं और कहती है कि मेरी जिंदगी काफी छोटी थी। वो अब मर जाती है और कहने लगती है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि मैंने इतना ज्यादा काम किया कि मैं मर गई। मेरे अंतिम समय में यहाँ पर कोई भी नहीं है। मैं ये नहीं चाहती हूँ, मुझे अपने पेरेंट्स को गुड बाय करने का भी मौका नहीं मिला। तभी अचानक से वो अब हेवन में आ जाती है। उसके सामने अब गॉड होते हैं जो कि उससे कहते हैं कि तुम्हारी लाइफ स्पैन फिक्स थी, इसे तुम उसे चेंज नहीं कर सकती हो, लेकिन अगर तुम मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हारे मरने के तरीकों को बदल सकता हूँ। अकित्सु को बिलीव ही नहीं हो रहा होता है कि उसके सामने गॉड है। तभी गॉड उसे बताते हैं कि एक वर्ल्ड जिसका नाम एसडी लोन है, उसमें ह्यूमंस दूसरी स्पीसीज को तंग कर रहे हैं। मैं तुम्हें वहाँ पर रिइनकार्नेट करना चाहता हूँ, जिससे कि तुम डिसाइड कर सको कि क्या इंसानों को खत्म कर देना चाहिए। अकित्सु अब डर जाती है और कहती है कि मुझे लगता है कि मैं ऐसे काम में मदद कर सकती हूँ। तो गॉड अब उसे कहते हैं कि बदले में मैं तुम्हें एक स्पेशल पावर दूंगा, जैसे टेलीपोर्टेशन या फिर किलर एबिलिटीज। तुम्हें कौन सी एबिलिटी चाहिए? तो अब अकित्सु थोड़ी सोचती है और कहती है कि मैं फ्लफी चीजों को पेट बनाना चाहती हूँ। मेरे पेरेंट्स के घर पर एक कैट थी जो कि मुझे काफी पसंद थी, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं करती थी, हमेशा मुझे पंजे मारती थी। मुझे ऐसी पावर चाहिए जो कि उन पंजों के निशानों की चोट को ठीक कर सके। मैं सिल्की फ्लर्स के साथ खेलना चाहती हूँ पूरे दिन। तो गॉड अब उसे कहते हैं कि मुझे अच्छे से समझ तो नहीं आया, लेकिन ठीक है, ये तुम्हारी स्पेशल पावर होगी। इस पावर से ह्यूमंस के अलावा बाकी क्रिएचर्स तुम्हें पसंद करने लगेंगे। शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। ऐसा बोलने के बाद गॉड अब उसे रिइनकार्नेट करने लगते हैं। तो अकित्सु से कहती है रुको, मैं तो हाई नहीं भरी, लेकिन गॉड अब उसे नहीं सुनते हैं और अब वो उसे रिइनकार्नेट कर देते हैं। हमें अब अकित्सु का नया घर और न्यू फैमिली दिखाई जाती है। सभी लोग उसे देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। वो उसका नाम डिसाइड कर रहे होते हैं। अकित्सु की मोम अब उसका नाम डिसाइड करती है जो कि होता है नेफरतीमा ओस्फे। ये सुनकर सभी खुश होते हैं, लेकिन नेफरतीना की छोटी बहन कहती है कि मैं तो उसे नमा बुलाऊंगी। तभी हम लोग देखते हैं कि नमा रोने लगती है, तो सभी लोग उसे उठा लेते हैं और उसका इस दुनिया में वेलकम करते हैं। वहीं पर नीमा हैरान होकर कहती है क्या मैं सही में रिइनकार्नेट हो गई? और अब थोड़े साल बीत जाते हैं। नीमा बताती है कि इस कॉन्टिनेंट का नाम लार्शिया है। इस दुनिया में 3 ही कॉन्टिनेंट है और ये सबसे बड़ी है, और यहाँ पर किंगडम ऑफ गाशी का घर है। नीमा का जन्म भी यहाँ पर एक रॉयल ड्यूकल फैमिली ऑफ ओसे में हुआ है, और वो तीसरी बेटी है क्योंकि उनका एक सबसे बड़ा भाई है, उसका नाम है रैल्फ जो कि एक जेंटलमैन है। नीमा की एक और बड़ी बहन है जिसका नाम कारना है, और वो काफी एनर्जेटिक है। नीमा के वहीं पर काफी खूबसूरत मम्मी है और काफी दिल के साफ डैड, लेकिन उसके डैड थोड़े से डिसअपॉइंटिंग है। नीमा दौड़ कर जा रही होती है, तभी उसका पैर एक पत्थर पर आ जाता है जिसकी वजह से वो गिर जाती है, लेकिन तभी उसका डॉगी सामने आकर उसे पकड़ लेता है। नीमा बताती है कि ये है मेरा प्यारा डॉगी डी जो कि हमेशा मुझे बचाता है। वो अब कहती है कि मैं खाती हूँ, सोती हूँ, अपनी फैमिली के साथ खेलती हूँ और इन फ्लफी एनिमल्स को पेट करती हूँ। मेरी लाइफ बेस्ट है, शुक्रिया गॉड मुझे लाइफ देने के लिए। अब हम लोग देखते हैं कि नीमा के ऊपर काफी सारे अब एनिमल्स आने लगते हैं क्योंकि वो सभी उसे पसंद करते हैं। अगले सीन में हम लोग नीमा की मॉम को देखते हैं जो कि नीमा से कहती है कि मुझे रॉयल पैलेस में जाना होगा, तुम्हारे डैड भी बिजी है काम करने में और रेल्फ और करना एकेडमी में है। एनिमल्स अलाउड नहीं है, इसलिए हम लोग डी को नहीं ले जा सकते हैं, तुम्हें अकेले ही चलना होगा। क्या तुम अच्छी बच्ची बन के रहोगी? तो नीमा कहती हाँ। वो लोग अब अपने घर से निकल जाते हैं। नीमा अब काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि उसे पहली बार अपने घर से निकलने का मौका मिला है। वह बाहर के लोगों को देखकर काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है कि सब कुछ कितना पीसफुल है। वो सोचने लगती है कि ऐसा तो नहीं लगता कि दूसरी स्पीसीज को तंग करते हैं इंसान। अगले सीन में हम लोग देखते हैं नीमा की मोम को अब जाना पड़ेगा। वह उसे कहती है कि क्या तुम अकेले रह सकती हो? जिस पर वो कहती है हाँ, तो उसकी मोम मान जाती है और वो उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव स्पेल लगा देती है और चली जाती है। वहीं पर नीमा वेट कर रही होती है अपनी मोम के आने का और काफी ज्यादा बोर हो जाती है। तभी उसे बाहर की तरफ एक चिड़िया दिखाई देती है और अब वो खिड़की खोलकर वहाँ चली जाती है। वो चिड़िया का पीछा करते करते काफी दूर एक जंगल में आ जाती है, जहाँ पर अब उसके साथ काफी सारे फ्लफी एनिमल आकर खेलने लगते हैं। नीमा भी अब खुश होकर कहती है कि ये जगह तो एक फ्लफी पैराडाइज है। तभी हम लोग देखते हैं झाड़ी में से एक एनिमल बाहर निकलता है, जिसे देखकर सभी लोग डर कर भाग जाते हैं। वो एनिमल और कोई नहीं बल्कि एक काफी बड़ा सा फ्लफी टाइगर होता है। नीमा उसे देखकर डरती नहीं है और कहती है कि ये तो एक रेयर फ्लफी है। वह उसे कहती है कि क्या मैं तुम्हें पेट कर सकती हूँ? तो वो टाइगर अब उसके पास आकर उसे चाटने लगता है। तो अब नीमा भी उसे गले लगाकर खुश हो जाती है और कहती है कि ये तो काफी फ्लफी है, ये एनिमल पक्का काफी रेयर होगा। वो उसे कहती है कि क्या मैं तो हमारे ऊपर राइड कर सकती हूँ, जिस पर अब वो टाइगर मान जाता है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं नीमा अब उसकी पीठ के ऊपर बैठकर चल रही होती है। थोड़ी देर चलने के बाद हमें एक बंदे की आवाज आती है जो कि उस टाइगर से कहता है लार्स तुम्हारी कमर पे ये क्या है? नीमा अब उस आवाज को देखती है और पता चलता है कि ये आवाज एक लड़के की है जो कि पेड़ पर बैठा हुआ है। वो बंदा अब नीमा से कहता है कि लार्स तुमसे अच्छे से बिहेव कर रहा है, लेकिन वो एक बीस्ट है, नीचे आ जाओ, ये डेंजरस है। वहीं पर नीमा सोचने लगती है कि ये खूबसूरत सा लड़का यहाँ क्या कर रहा
है, लेकिन तभी वो बंदा नीमा को पकड़कर वहाँ से उठा लेता है। नीमा शर्मा कर अब उसे कहती है कि मुझे नीचे उतारो, तो वो बंदा अब उसे और ज्यादा पकड़ लेता है और कहता है अब कैसे लगा। नीमा अब और ज्यादा शर्मा कर झटपटाने लगती है। ये देखकर लार्स यानी वो टाइगर नीमा को पकड़कर सेफली अब नीचे रख देता है। इसके लिए नीमा लार्स का शुक्रिया करती है। वहीं पर वो बंदा काफी हैरान होकर कहता है कि ये काफी रेयर बात है कि लार्स मेरे अलावा और किसी के साथ फ्रेंडली हो रहा है। वो बंदा अब नीमा से कहते हैं कि तुम जैसा बच्चा यहाँ क्या कर रहा है, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पर हैं? तो कहती है कि मेरी मॉम काम कर रही है। ये सुनकर वो कहते हैं कि तो तुम्हारा नाम क्या है? तो कहती है कि मेरा नाम नेफरतीमा ओसफे है और मैं 3 साल की हूँ। ये सुनकर वो कहते हैं तो तुम ओसफे फैमिली से हो, मेरे साथ आओ। ऐसा बोलने के बाद वो नीमा को अपने साथ ले जाने लगता है और रॉयल पैलेस के एक रूम में ले आता है जहाँ पर एक बंदा और नीमा के फादर होते हैं। नीमा के फादर नीमा को देखकर काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो उसे जाकर गले लगा लेते हैं। तो बंदा नीमा के फादर से कहता है कि मुझे लगा ये गुम हो गई है तो मैं इसे यहाँ तुम्हारे पास ले आया, वो लार्स के साथ यार्ड में खेल रही थी। ये सुनकर नीमा के फादर और पीछे बैठे हुए पर्सन हैरान हो जाते हैं। नीमा के डैड नीमा से पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या है, तो बताती है कि मैं यहाँ मॉम के साथ आई थी, मैं अकेली थी इसलिए लार्स मेरे साथ खेल रहा था। नीमा ये बात इतनी प्यार से कहती है तो उसके डैड भी पिघल जाते हैं और उसे गले लगाकर कहते हैं ओ मैं समझ गया। तभी अब उस बंदी से भी कहते हैं शुक्रिया प्रिंस नीमा को यहाँ पर लेके आने के लिए। नीमा भी ये सुनकर हैरान हो जाती है और कहती है क्या ये ब्रूट एक प्रिंस है? नीमा के डैड भी अब नीमा से कहते हैं कि प्रिंस का शुक्रिया करो। तो वो थोड़ा हिचकिचाती है लेकिन अब वो प्रिंस का शुक्रिया कर देती है। ये सुनकर प्रिंस काफी खुश होता है और उसे सहलाने लगता है और कहता है तुम काफी अच्छी बच्ची हो। तो अब नीमा शर्मा जाती है। तभी वो दूसरे पर्सन नीमा के डैड से आकर कहते हैं कि क्या ये तुम्हारी छोटी बेटी है? जिस पर वो कहते हैं हाँ। नीमा भी अब समझ जाती है कि ये पर्सन कौन है। वो अब सोचती है कि मुझे अपने आप को अच्छे से इंट्रोड्यूस करना चाहिए। वो अब काफी अच्छे से अपने अपना इंट्रोडक्शन देकर कहती है मेरा नाम नेफरतीमा ओसफे है, मैं भी 3 साल की हुई हूँ। ये सुनकर वो बंदा काफी खुश होता है। वहीं पर नीमा के डैड भी। वो बंदा अब नीमा के पास आकर कहते हैं कि क्या तुम्हें लार्स पसंद है? तो वो कहती है हाँ हम लोग दोस्त हैं। ये सुनकर वो खुश होते हैं और कहते हैं कि मेरा नाम गोल्डी रूस गाशे है और मैं इस नेशन का किंग हूँ, जब भी तुम्हारा मन करे तुम यहाँ वापस आ सकती हो। ये सुनकर नीमा काफी खुश होती है और किंग का शुक्रिया करती है। अगले सीन में हम लोग नीमा की मॉम को देखते हैं जो कि नीमा को डांट रही होती है क्योंकि वो बाहर जो अकेले चली गई थी। तो नीमा माफी मांगती है। तब उसकी मॉम कहती है कि तुमने सिर्फ यही गलती नहीं करी है बल्कि तुम स्काई टाइगर को भी राइड कर रही थी। तो अब नीमा कहती है वो कौन सा टाइगर है? तो उसके डैड कहते हैं कि तुम्हारी मॉम लार्स की बात कर रही है। तो अब नीमा अपनी मॉम से आकर कहती है कि लार्स और मैं दोस्त हैं, उसने मुझे बचाया, क्या मैं वापस आ जा सकती हूँ? किंग ने मुझे इन्वाइट किया है। ये सुनकर नीमा की मॉम कहती है कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है। चलो फिर ठीक है तुम जा सकती हो लेकिन एक प्रॉमिस करो, तुम स्काई टाइगर के पास तब नहीं जाओगी जब कोई देख रहा होगा क्योंकि वो एक स्पेशल होली बीस्ट है जो कि एलिमेंटल पावर यूज करता है। नीमा की मॉम और नीमा को एलिमेंटल पावर के बारे में बताती है। वो कहती है हमारे माना से हम लोग स्पेल ड्रॉ कर सकते हैं लेकिन जो स्पिरिट्स होती है वो डिवाइन पावर को यूज करती है जो कि हमारी दुनिया में भरी हुई है। उस एनर्जी का यूज करना एलिमेंटलिज्म कहलाया जाता है। टिपिकली होली बीस्ट अपने मास्टर के साथ ही अटैच होते हैं जिनका उनके साथ बॉन्ड होता है। नीमा दुखी होती है और कहती है लेकिन लार्स तो मेरा दोस्त है, मैं उसे देखना चाहती हूँ और उसे पैट करना चाहती हूँ। तो नीमा की मॉम कहती है मुझे पता है लेकिन तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि तुम उसके पास जब नहीं जाओगी जब वहाँ लोग होंगे। तो नीमा भी मान जाती है और अब वो डी के साथ खेलने के लिए चली जाती है। वहीं पर नीमा की मॉम कहने लगती है कि मुझे पता है कि नीमा के साथ एनिमल्स तो दोस्ती करते हैं लेकिन स्काई टाइगर भी, मैं बिलीव नहीं कर पा रही हूँ। तो नीमा के डैड वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं शायद से नीमा के पास कोई स्पेशल पावर है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो लोग रॉयल पैलेस में वापिस से जाते हैं। नीमा वो पूरी जगह को देखकर काफी एक्साइटेड होती है और कहती है कि मैं यहाँ पर अपने भाई और बहन को स्कूल में ऑब्जर्व करने आई हूँ और क्या मुझे यहाँ पर रेयर एनिमल मिल सकते हैं? तभी नीमा की मॉम उसे कहती है तुम्हें याद है ना कि तुमने प्रॉमिस किया था? तो नीमा कहती है हाँ मुझे याद है। ऐसा बोलकर वो अपनी मॉम का हाथ पकड़कर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि उनका रॉयल तरीके से वेलकम होता है और वो लोग अब अपनी सीट पर जाकर बैठते हैं। नीमा को सामने की तरफ एक आर्मी दिखती है और वो कहती है कि ऐसा लग रहा है कि हम लोग स्कूल में नहीं है। तो उसके डैड कहते हैं कि ये सब काफी सारे टीचर्स की मैजिक का प्रोडक्ट है। वो देखो वो उन सोल्जर्स को कमांड देते हैं और एक दूसरे से बैटल करते हैं। हम लोग अब देखते हैं कि ये फाइट नीमा के भाई रेल्फ की है। नीमा अब काफी ज्यादा घबरा कर अपने भाई को गुड लक दे रही होती है। उन लोग का मैच शुरू होता है जहाँ पर रेल्फ अपनी टीम को आगे भेजता है। वहीं पर उसके अपोनेंट की टीम भी काफी ज्यादा पावरफुल होती है और उन लोग के बीच में बैटल शुरू होती है। लेकिन रेल्फ की टीम अपोनेंट पर भारी पड़ रही होती है और वो उसे हरा देता है और वो जीत जाता है। ये देखकर नीमा अपने भाई के पास आकर उसे गले लगा लेती है और कहती है कि तुम तो काफी स्ट्रॉन्ग हो। तो रेल्फ कहता है शुक्रिया, मैं ऐसा इसलिए कर पाया क्योंकि तुम मुझे सपोर्ट कर रही थी। तभी हम लोग देखते हैं कि नीमा को अचानक से वॉशरूम जाने की नौबत आ जाती है। अगले सीन में वो वॉशरूम करके बाहर आ रही होती है। आगे चलकर उसे अपना भाई दिखता है जो कि एक बंदे से बात कर रहा था। वो बंदा रेल्फ से कहता है कि मुझसे हार मत जाना। नीमा भी वहाँ पर जाती है तो वो बंदा रेल्फ से कहता है कि क्या तुम्हारी ये बहन है? तो रेल्फ कहता है हाँ मेरी बहन वापस आ गई है तो मुझे अब जाना होगा। नीमा अब सोचने लगती है कि इस बंदे की प्रॉब्लम क्या है, क्या ये मेरे भाई का दोस्त है? तभी वो बंदा रेल्फ से कहता है कि सर्वेंट्स को कह दो अपनी बहन को संभालने के लिए, वरना जब मैं तुम्हें हरा दूंगा तो अपनी बहन के नाम पर एक्सक्यूज मत देना। यह सुनकर नीमा गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है कि मेरा भाई स्ट्रॉन्ग है, वो नहीं हारेगा। तो बंदा उसका मजाक उड़ाकर कहता है कि तुम जैसा बच्चा ये क्या ही जानेगा।
मानेगा कि कौन स्ट्रॉन्ग है। ये सुनकर नीमा को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, अगर ये मेरे भाई का दोस्त है तो मेरे भाई को ये सब ये कैसे कह सकता है। वो अब उस बंदे से कहती है कम से कम मेरा भाई बदतमीज तो नहीं है तुम्हारी तरह। ये सुनकर वो बंदा काफी ज्यादा गुस्सा होता है और नीमा को मारने के लिए आता है। रेल्फ भी सामने आकर नीमा को बचा रहा होता है। तभी हम लोग देखते हैं प्रिंस वहाँ पर आ जाता है और उस बंदे से कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। वहीं वो दोनों प्रिंस को देखकर बाव करने लगते हैं और नीमा भी रेल्फ के पीछे छुप जाती है। प्रिंस अब उन लोगों से कहते हैं अपने सर को उठाओ और मैंने ये देखा ट्रिस्टन इस छोटी बच्ची के ऊपर हमला करने वाला था। तो ट्रिस्टन कहते हैं नहीं मैं ऐसा नहीं कर रहा था। ये सुनकर प्रिंस कहते हैं तो फिर नीमा पीछे छुपी क्यों हुई है। ये सुनकर नीमा मन में कहती है कि मैं छुप इसलिए रही हूँ जिससे कि प्रिंस मुझे देख ना ले। वहीं पर रेल्फ खड़ा होकर प्रिंस से कहते हैं क्या आप मेरी बहन को जानते हो। तो कहते हैं हाँ मैंने उसकी मदद करी थी जब वो पैलेस में गुम हो गई थी तब। तो अब नीमा प्रिंस से कहती है कि मैं गुम नहीं हुई थी। ये सुनकर प्रिंस उसे गोदी में उठा लेता है और कहता है तुम काफी अम्यूजिंग हो, क्या तुम मेरा टॉय बनना चाहोगी। तो अब नीमा मना करने लगती है जिस पर प्रिंस कहते हैं सोच लो तुम पैलेस में कभी भी आ जा पाओगी। नीमा भी सोचने लगती है कि अगर वो यहाँ पर आएगी तो वो काफी सारे फ्लफी एनिमल से मिल पाएगी। ये सब देखकर ट्रिस्टन प्रिंस से कहते हैं कि आप इस छोटी सी बच्ची को इतनी परमिशन कैसे दे सकते हो। तो प्रिंस कहता है कि मेरे फादर भी नीमा को पसंद करते हैं तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। नीमा भी कहने लगती है हाँ मुझे किंग पसंद है। तो अब प्रिंस उसे कहता है वो तो ठीक है लेकिन तुम मुझसे भाग क्यों रही थी। जिस पर नीमा कहती है क्योंकि तुम एक ब्रूट हो। ये सुनकर प्रिंस गुस्सा होता है और उसे कहता है मुझे पता है कि ये सब तुम मेरी अटेंशन पाने के लिए कर रही हो। तभी रेल्फ प्रिंस को रोकता है और कहता है माफ करना लेकिन मुझे अपनी बहन को ले जाना होगा क्योंकि अगली मेरी बहन की परफॉर्मेंस है। तो प्रिंस कहते हैं ठीक है मैं भी तुम्हें ज्वाइन करूंगा। जिस पर रेल्फ कहता है कि नीमा को आप मुझे दे दो, मैं आपको और ज्यादा डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता हूँ। तो प्रिंस कहते हैं कोई बात नहीं मुझे कोई इश्यू नहीं है। जिसके बाद वो ट्रिस्टन से कहता है कि नीमा आपसे मेरी प्रोटेक्शन में है, तुम्हारी हिम्मत नहीं होनी चाहिए उसे कुछ भी करने की। ये सुनकर ट्रिस्टन डर जाता है और कहता है ठीक है। वो वहाँ से भाग जाता है। प्रिंस अब नीमा को देखकर कहते हैं कि मैं सोच रहा था कि क्या तुम्हारी आंखें काली है। ये सुनकर नीमा डर जाती है और कहती है ये तो गड़बड़ हो गई, मैं प्रिंस को ज्यादा क्लोजली देखने दिया। इस वर्ल्ड के अंदर लोग की आंखें काली नहीं होनी चाहिए। वो प्रिंस से कहती है नहीं मेरी आंखें तो ब्लू है। वहीं पर प्रिंस को अब भी उस पे शक हो रहा होता है लेकिन जैसे तैसे करके वो बात को टाल देती है। प्रिंस अब उसे कहता है कि मैं आपसे तुम्हें नीमा बुलाऊंगा और तुम मुझे विल बुलाना। तो नीमा मान जाती है लेकिन वो उसका नाम अच्छे से नहीं बोल पा रही होती है। अगले सीन में लोग देखते हैं वो लोग नीमा को लेकर बाहर आ जाते हैं। ये देखकर नीमा के पेरेंट्स प्रिंस से माफी मांगते हैं कि नीमा की वजह से उसे परेशानी हुई। जिस पर वो कहते हैं कोई बात नहीं तुम लोग रेस्ट कर सकते हो, मैं आज एकेडमी का स्टूडेंट बनकर आया हूँ, तुम लोग मेरे सब्जेक्ट नहीं हो लेकिन मुझे गाइडेंस दे सकते हो। तभी नीमा स्टेडियम में देखती है कि उसकी बहन करना की बारी है। वो पूछती है कि ग्राउंड के ऊपर ये क्या लिखा हुआ है। तो विल यानी प्रिंस उसे बताता है कि करना का ये टेस्ट है कि मैजिक सर्कल में से जो भी मॉन्स्टर समन होगा उसे अपने मैजिक से उसे डिफीट करना होगा। अगले सीन में लोग देखते हैं कि करना अब अपने मैजिक को एक्टिवेट करती है जिससे कि अब वहाँ पर एक काफी बड़ा फायर ड्रैगन आ जाता है जिसे देखकर वहाँ पर बैठे सभी लोग घबरा जाते हैं। वहीं पर अब नीमा कहती है कि क्या ये एक मॉन्स्टर है। तो प्रिंस उसे कहते हैं नहीं ये एक फायर ड्रैगन है यानी एक माइटी होली बीस्ट। ये सुनकर नीमा सोचती है तो ये ड्रैगन एक होली बीस्ट है बिल्कुल लार्स की तरह। वहीं पर सभी लोग कहने लगते हैं कि ये तो इम्पॉसिबल है, आखिर फायर ड्रैगन समन क्यों हुआ। वह बाकी स्टूडेंट को प्रोटेक्ट करने लगते हैं। वहीं पर अब प्रिंस पूछता है कि क्या करना के पास फायर का एलिमेंट है। जिस पर नीमा के डैड बताते हैं हाँ उसकी फायर की स्किल हाई है लेकिन वाटर की स्किल लो है। ये सुनकर प्रिंस कहते हैं इसका मतलब करना डिसएडवांटेज पे है। ये सुनकर नीमा घबरा जाती है और अपनी बहन से कहती है भागो यहाँ से, लेकिन वो भागती नहीं है, वो स्माइल कर रही होती है। ये देखकर नीमा हैरान हो जाती है और कहती है कि क्या करना उसे फाइट करने वाली है। वहीं पर नीमा की मॉम भी काफी ज्यादा खुश होती है कि करना हार नहीं मान रही है। नीमा कहती नहीं ये करना के लिए काफी ज्यादा रेकलेस चीज है। ऐसा बोलने के बाद वो प्रिंस की गोदी से बाहर आ जाती है और वॉल के नीचे छलांग लगा देती है। उसे अब रियलाइज हो जाता है कि दीवार काफी ज्यादा ऊंची थी जिसकी वजह से अब वो नीचे गिर रही होती है। लेकिन तभी अचानक से कोई मैजिकल चीजें आती है जो कि उसकी फॉल को रोक देती है। वो अब काफी आराम से नीचे लैंड करती है और कहती है कि किसी चीज ने मुझे बचाया, लेकिन किसने? जिस किसी ने भी बचाया शुक्रिया। वो अब आगे बढ़ती है सीधा उस ड्रैगन के पास। वहीं पर करना भी ये देखती है और नीमा को रोकने की कोशिश करती है। सभी लोग अब नीमा को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन अब वो उस फायर ड्रैगन के सामने आकर खड़ी हो जाती है और उन सभी वॉरियर से कहती है जो कि उस ड्रैगन के ऊपर हमला करने वाले थे कि उस ड्रैगन के ऊपर हमला मत करो। और अब यहीं पर हो जाता है पहला एपिसोड खत्म। पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।